मौत का सिलसिला लगातार बतला रहा है कि भूकंप कितना भयानक था और उसकी कंपन के जरिए न सिर्फ पृथ्वी कांपी है बल्कि उसके ऊपर खड़े वो तमाम हिस्से कांपे गिरे जो कच्ची इमारतों में तब्दील थे। जिन जिन जगहों से मौत का सिलसिला लगातार जानकारी के तौर पर आ रहा है वो तमाम जगहों की स्थितियों को अगर आकलन किया जाए वहां पर पुराने स्ट्रक्चर जितने भी थे तब सारे के सारे धराशायी हुए हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर धराशायी हुए हैं जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर रही, यूनेस्को ने अपने हाथ में लिया। उस तरीके के नेपाल के भीतर में खास तौर से कुछ पुरानी इमारतें, मंदिर, वो सभी धराशायी हुए हैं। और इन सब के बीच भारत में खास तौर से जो इलाके नेपाल से सटे हुए हैं उसमें अगर आप चलें तो कोसी का इलाका 3 दिन पहले ही अंधड़ में खो गया था, लेकिन उस पूरे इलाके से निकलकर मुजफ्फरपुर तक, यानी उन सब के बीच के जो इलाके आपके जहन में आते उन सभी इलाकों में पृथ्वी जबरदस्त कांपी है, लोगों ने महसूस किया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि दरअसल उसकी तीव्रता के साथ साथ उसका जो वक्त था वो काफी लंबा था और शायद इसलिए उसको लेकर कहीं ज्यादा हानि होती चली जा रही है। और जो अब धीरे धीरे निकल कर आ रहा है उसमें इमारतें न सिर्फ डैमेज हुई हैं बल्कि जहां पर जो लोग थे वो फंसे हैं। नेपाल के बारे में जानकारी ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि उन जगहों पर चूंकि वीकेंड का वक्त, शनिवार का दिन, और ऐसे में बड़ी तादाद में लोग जो निकलते हैं और पर्यटक के लिहाज से जिन जिन जगहों पर मौजूदगी, और ख़ास तौर से जो आप मानचित्र पर अगर आप देख पा रहे हैं ये तो एक हिस्सा भारत का है जो नीचे गाढ़े लाल रंग में है, हल्के सलेटी रंग में जो आप देख पा रहे हैं वह ऊपर का नेपाल का पूरा केंद्र है। और जिसमें जहां पर केंद्र है दरअसल उसमें 70 किलोमीटर अगर एक तरफ चले जाइए तो काठमांडू और दूसरी तरफ चले जाइए तो पोखरा। ये पूरा इलाका जो है एक लिहाज से पहाड़ी इलाका, यहाँ पर आप सामान्य दिनों में अगर पहुँचे तो पहाड़ियों के बीच में से सड़कें निकलती हैं, पुराने गांव हैं। यहाँ पर आधुनिक बनाने का प्रयास कई बार किया गया। ये भी बता दें कि दरअसल पहली बार ये सवाल चीन की तरफ से उठाया गया था कि इस पूरे इलाके को वो नए तरीके से पोखरा और काठमांडू के बीच में पर्यटन केंद्र के तौर पर बनाने का उसने प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर ऐसी इमारतें बिल्कुल नहीं हैं जो कि 7.9 जो कंपन था उसको सह पाती। किस तरीके से, विशेषज्ञों की क्या राय है, हम इस पर लगातार चर्चा करेंगे। पहले सुनिए जरा। राष्ट्रीय सेवा की है और भारत की तरफ से भरपूर सहयोग के लिए आश्वस्त किया है और जो भी अधिकतम सहायता है वो भारत के द्वारा नेपाल को भेजी जा रही है। सर, बिहार में कह रहे हैं सिक्किम में डैमेज की बात है। भारत के अंदर भी कुछ राज्यों में डैमेज होने की संभावनाएं प्राप्त हो रही हैं, कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर बतला पाना भी कठिन है। कहीं जानकारी 10 की मिल रही है, कहीं 12 की, 14 की, 15 की, पूरे उत्तर भारत में। तो अभी एग्जैक्ट फिगर बतला पाना एनडीआरएफ अलर्ट है, कुछ एनडीआरएफ मूव भी कर चुकी है, ये सब सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। नेपाल से जो जानकारी आ रही है वो बेहद त्रासदी वाली है। तकरीबन 450 लोगों की मौत की खबर आ रही है। नेपाल पुलिस की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। 449 लोगों की मौत हुई है। और ये हम बतला दें कि दरअसल जिन इलाकों में भूकंप का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है वहाँ पर जनसंख्या के लिहाज से बड़े घनत्व वाले गांव हैं, पुराने स्ट्रक्चर हैं। और ख़ास तौर से जो मौत का सिलसिला हुआ है, जो धरहरा जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है जिस इमारत को लेकर, वो इमारत आज की नहीं है बल्कि 200 बरस पुरानी है। 1832 में ये बनी थी, इमारत बनी थी। लेकिन लोगों के जहन में आता है 1934 का भूकंप। 1934 का भूकंप नेपाल से लेकर मुंगेर जो कि बिहार का हिस्सा है वहाँ तक उसने तबाही मचाई थी। 1934 ही एक पहचान थी इस पूरे इलाके में जिसको लोग बार बार और कई पीढ़ियों से महसूस करते थे 1934 के भूकंप को लेकर। लेकिन नेपाल के भीतर अब ये बात आ गई है कि दरअसल जो नई पीढ़ी या नए आधुनिक दौर में जो स्थितियां बन रही थी उसमें बार बार ये सवाल नेपाल के भीतर भी उठते रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है वहां पर मकानों का, क्या उसे बदला जाए या ना बदला जाए, क्योंकि भूकंप के क्षेत्र के साथ साथ हिमालय के भीतर जिस तरीके की हलचल होती है उसको खासे रूप में लगातार महसूस भी किया गया है।
और ये एक जानकारी और आपको दे दें कि पिछले बरस सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उस बात में इस बात का जिक्र था कि जो हिमालय की तराई वाले इलाके हैं वहां पर स्ट्रक्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चीन वहां पर स्ट्रक्चर करना चाहता था। नेपाल की तरफ से इस पे आपत्ति भी जताई गई थी। भारत ने भी आपत्ति जताई थी। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, फरवरी के महीने का, जहां तक हमें याद आ रहा है। वो रिपोर्ट आई थी और फिर वो आई गई, बात हो गई। लेकिन इन सब के बीच बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई जो नेपाल इससे प्रभावित हुआ है उसकी कौन कौन सी वजह हो सकती है। हमारे साथ तमाम चूंकि मेहमान जुड़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर रघुरमन साहब, ये क्या माना जाए, पृथ्वी के भीतर की हलचल या पृथ्वी के ऊपर के प्रभाव के असर जो भीतर की हलचल है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, यह माना जाता है अर्थक्वेक्स डोंट किल पीपल, बिल्डिंग्स डू। यानी केवल भूकंप की वजह से लोग नहीं मरते, जो इमारतें हम लोग बनाते हैं वो लोगों के ऊपर गिरने से नुकसान होता है। बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, ये मौत के कारण होते हैं। तो बिल्डिंग जो बने उनकी डिजाइन ठीक हो, फ्लाईओवर बने, सड़क बने, इनकी अगर डिजाइन ठीक हो तो फिर नुकसान भी कम हो सकता है और मौत भी कम हो सकते हैं। आप जानते हैं जापान में कैसी बिल्डिंगें बनती हैं, वहां तो भूकंप 9 रिक्टर स्केल पे होते हैं। कैलिफोर्निया पूरा अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, वहां पे डैमेज हो सकता है, भूकंप के वजह से नुकसान काफी हो सकता है। मौत आपको कम मात्रा में दिखाई देंगे क्योंकि ज्यादा रघुवंश साहब, हम एक मिनट जाते जानकारी दे दें दर्शकों को कि प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स के साथ बैठक कर रहे थे वो खत्म हो गई है। बालकृष्ण, क्या जानकारी निकल कर आई? देखिए, पहली जानकारी तो ये निकल कर आई है, ये कहा गया है कि नेपाल से जो खबरें आ रही हैं, जैसे कि वहां पे अब खबरें आ रही है कि करीब 450 वहां पे मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस बैठक में ये तय किया गया है कि नेपाल जिस भी तरह की मदद चाहेगा भारत करने के लिए तैयार है। नेपाल को ये ऑफर किया जाएगा कि हर तरह से भारत मदद करने के लिए तैयार है। जो खबरें भारत से आई हैं वो खबरें उस नेपाल की तुलना में उतनी बड़ी त्रासदी भारत से नहीं हुई है। यहाँ पे नुकसान अपेक्षाकृत कम हुआ है। यहाँ के लिए भी मदद की जो जहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भेजनी है उसकी प्लानिंग की गई है, कहाँ कितनी मदद की जरूरत है। लेकिन बड़ा फैसला इसको ये हुआ है कि नेपाल हर तरह से भारत ऑफर करेगा नेपाल को कि जो भी मदद की जरूरत है भारत सरकार उसको मुहैया कराएगी। एयरपोर्ट बंद है, बहुत सारे भारतीय नेपाल में मौजूद हैं। लगातार हमारे पास जो टेलीफोन आ रहे हैं उसमें वो हालचाल जानना चाहते हैं। संवाद बनाने के लिए कोई नंबर जारी किया गया है, कोई यूनिट बनाई गई है, कोई अलग से व्यवस्था की गई है केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, भारत में किसी भी समय नेपाल में बहुत सारे भारतीय मौजूद होते हैं। उसमें बहुत सारे भारतीय ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, जनकपुर का जो मंदिर है उसके लिए दर्शन के लिए जाते हैं। उसके अलावा बड़ी संख्या में गर्मियों के सीजन में खासतौर पे इस वक्त टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। तो ये बात तय मानी जा रही है कि बड़ी संख्या में हम वहाँ पे भारतीय होंगे। वहाँ के लिए पहले ही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो हेल्पलाइन जारी कर चुका है, जिसके बारे में जानकारी जिसपे ली जा सकती है, उसके बारे में अपडेट के लिए हेल्पलाइन जारी किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। और उसके अलावा भारत सरकार अपनी तरफ कोशिश करेगी कि भारतीय जो भी भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो जिनकी वहाँ होने की खबर है, उनको मदद पहुँचाई जाए। और उसके अलावा जो भी लोग वहाँ पे हैं, चाहे वो नेपाल के नागरिक हों, उनको किस तरह से मदद की जाए, इसके बारे में फैसला हुआ है। एक सवाल और था कि बिहार में जानकारी आई कि उत्तर बिहार में बिजली काट दी गई, पावर काट दिया गया। वहां पर जो व्यवस्था है इस मौजूदा वक्त में, उसमें मुख्यमंत्री जायजा जरूर ले रहे हैं, लेकिन बिहार और केंद्र के बीच तालमेल कैसा चल रहा है? क्योंकि वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग आहत हुए हैं। बिहार की, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं पर थे, यहीं दिल्ली आए हुए थे। जैसे ही उनको खबर मिली, वो जनता दल की, वो मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी जनता परिवार की बैठक कर रहे थे। जैसे ही खबर आई भूकंप की, वो वापस दिल्ली से चले गए हैं, पटना चले गए हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये खबर आई, बिहार के मुख्यमंत्री से बात की, सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात की, बंगाल के मुख्यमंत्री से बात की। आश्वासन दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को कि जिस भी तरह की मदद की जरूरत होगी बिहार को दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने खुद बात की और कहा है कि वो बताएं कि किस तरह की अगर उनको सहायता चाहिए, जिस भी तरह की सहायता चाहिए वो साफ साफ बताया जाए, ताकि केंद्र उस हिसाब से वहाँ पे फोर्सेस मोबिलाइजेशन और जो रिलीफ वर्क है उस तरह से जो स्टेट की जरूरत है उसके भेजा जा सके। चलिए बालकृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार मदद के लिए तैयार है। सरकार अपने आप में इस बात को लेकर तैयार है कि किसी भी विपदा को लेकर अगर कहीं कोई मदद की जरूरत होगी तो इसको लेकर जरूर किया जाएगा। लेकिन इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि नेपाल में लगभग 449 लोगों के मारे जाने की जो
मारे जाने की जो खबर है उसमें बहुत तेरे लोग जो पीड़ित ऐसा ये हुआ कि टीचर लोग वहाँ बैठे मूंगफली चबाया करते हैं, बच्चों से मियाँ मंगाया करते हैं। ठीक? अभी क्या हुआ, आज क्या हुआ? अभी आज ये हुआ कि बच्चे यहाँ से घर से भेजा गया हमारा बच्चा पढ़ने के लिए, वहाँ टीचर लोग कोई नजर नहीं रखे बच्चा कहाँ घूम रहा क्या कर रहा है, ये लोग हाजिरी चढ़ा दी दरिया पर। कैसे बच्चा कैसे मरा ये? बच्चा ये ऐसे मरा कि टीचर लोगों को लापरवाही से स्कूल के बाहर आया था, यहाँ खेल रहा था बच्चे लोग। हाँ, और बस उसी के कारण मतलब जब भूकंप आया तो ये बच्चा मतलब भाग नहीं पाया, दीवार ऊपर से भसक गई, पूरी छत भसक गई, जिसमें 2 बच्चे रखे मर गए। अभी और कहाँ की घटना है ये? राजपुर गाँव की। कई बातों का जिक्र हो रहा है। रघुरमन साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भूकंप रोधी होते नहीं हैं हमारे यहाँ, और ज़्यादातर मौत की वजह वो होती हैं। लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल, चूंकि हमारे साथ स्टूडियो में भी विपुल आहूजा जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अंगली क्वात्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक सवाल विपुल आहूजा जी, उस बात को जरा सा हम आगे ले जाएं। ये स्ट्रक्चर का जिक्र हो रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं जो खास तौर से जहाँ पर केंद्र था वहाँ पर उस तरीके के कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो बड़े ही प्राकृतिक तौर पे मौजूदगी है वहाँ पर जो गांव है। चूंकि हम उन जगहों पर गए भी हुए हैं जहाँ पर इस बात का जिक्र हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि जो भूकंप की तीव्रता थी 7.9 और इसको माना जा रहा है ज़मीन के भीतर ये तकरीबन 2 किलोमीटर था, इसका असर और इन सब के बीच चूंकि हिमालय रेंज है, उसके पैरेलल में हिमालय की रेंज आ रही है, और इन सब के साथ जो प्राकृतिक तौर पर इस दौर में डिस्टरबेंस लगातार देखा जा रहा है, और दुनिया भर में हम लोग जो बात कर रहे थे, आप इससे पहले चिली का शायद जिक्र कर रहे थे कि जहाँ पर है, क्या ये ओवरऑल एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं? मेरा मानना है कि ये पॉसिबल है, हालांकि और जो सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से बाउंड्रीज शेयर करती हैं, तो एक पर डिस्टर्बेंस हो और उसी दिन को दूसरी जगह पर भी हो, ये पॉसिबल है कि कुछ लिंकेज हो इनकी आपस में। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस तरह के भूकंप आएंगे और आ रहे हैं, और इनको रोका नहीं जा सकता किसी तरीके से, लेकिन इससे जो है हमें अपने आप को बचाव करना है अच्छी और मजबूत इमारतें बनाकर, ना कि इसी बात की जानकारी लेने के लिए कि कब आएगा, क्योंकि उसका जो अभी तक कोई नोन तरीका ही नहीं है प्रिडिक्ट करने का। तो हम उस बात पे बजाय कोशिश उस डायरेक्शन में करें कि कब आएगा, उससे अच्छा हम ये करें कि हम इस तरह का अर्थक्वेक आएगा। नहीं, आप जिन सवालों को खड़ा कर रहे हैं हम इससे आगे जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल की सड़कों पर इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल्स पुराने नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नए बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भूकंप को लेकर कोई गंभीरता रही नहीं। जब आप वहाँ पर घायल होंगे अपने घर में भी और इलाज के लिए अस्पताल आएंगे, तो इस अस्पताल तक की तो इमारत गिरी हुई है। पूरे के पूरे काठमांडू की सड़कों पर इलाज चल रहा है मौजूदा वक्त में। संकट की घड़ी में, डॉक्टर क्वात्रा, यहाँ पर है कि संकट की घड़ी में ऐसे मौके पर तुरंत किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, मौजूदा वक्त में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2-4 मौत से सिलसिला होते होते 450 पहुंच गया है। बहुत तेरे लोग बहुत जगहों पर अभी भी फंसे हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेज हमारे सामने आने वाला है कि जो इलाज के लिए आ रहे थे उनमें से मौतों का सिलसिला ना सामने आने लगे, क्योंकि बड़े अस्पताल भी वहाँ पर धराशायी हुए हैं, उनके भीतर से बाहर बेड्स ले आए गए हैं। जो काठमांडू का मेजर हॉस्पिटल है उसके बरामदे में इलाज हो रहा है, ये जानकारियाँ आ रही हैं। इस पूरे प्रोसेस, खास तौर से जिस वक्त ये तमाम खबरें आ रही हैं, अभी चूंकि प्रोसेस में लगातार चल रहा है, कुछ बिहार से भी खबर आ रही है, यूपी से भी आ रही है, बंगाल से आ रही है, असम से आ रही है, इस पूरे प्रोसेस में क्या व्यवस्था होनी चाहिए या किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए जो नहीं है या होगी? सबसे गंभीर बात यही है कि जीवनदायी जो इमारतें हैं वो भी अगर मजबूती से नहीं बनी हुई हैं तो इस तरह का जो मंजर नज़र आ रहा है। इसमें स्कूल की जो इमारत है और हॉस्पिटल और साथ में जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं, जो कि इस टाइम में रेस्क्यू और रिलीफ के कैंप्स बनती हैं, वो भी अगर खड़ी नहीं रही हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस जिसे कहते हैं वो काफ़ी, मैं तो कहूँगी ना के बराबर है। क्योंकि नेपाल जो इलाका है, पूरा रीजन ही सिस्मिक जोन, इतने हाई सिस्मिक जोन में है, जैसे हमारा कश्मीर, नॉर्थ इंडिया, तो अगर इसमें भी हम इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं रहेंगे, चाहे साइंस उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि किस दिन अर्थक्वेक आएगा, अगले सेकंड भी आ सकता है, मगर हम प्रिडिक्शन जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो पास्ट हिस्ट्री, 300 साल 400 साल की हिस्ट्री और हज़ारों साल की हिस्ट्री, जैसे 1000 साल तक की हिस्ट्री देखी जाती है, उससे ये पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि इस एरिया में अर्थक्वेक आएगा, चाहे वो जैसे कह सकते हैं +- 50 साल हो,
जियोलॉजिकल हिस्ट्री में वो कम टाइम होता है, मगर हमारे जो देश के इस इलाकों में, जो नॉर्थ इंडिया के इलाकों में, नेपाल एक बार 50 साल के अंदर 4 इतने बड़े बड़े अर्थक्वेक हमने हुए थे, भूकंप हुए थे। इससे पूरी तरह से साइंस बताती है कि अर्थक्वेक के ये संभावित क्षेत्र हैं, इसलिए उसके हिसाब से ही इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि डरा भी रहे हो, क्योंकि दिल्ली जो है सिस्मिक जोन में डरना आता जरूरी है। है, डरना जरूरी और है। दिल्ली में जो स्ट्रक्चर और एनसीआर के इलाके में जो जिक्र हो रहा है, यहाँ पर तो यमुना की जमीन पर इमारतें खड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि जो हमारी मिट्टी है वो अगर मुलायम मिट्टी पे इमारतें बन रही हैं तो ये सबसे बड़ा खतरे का है। हम इसमें ये जानकारी दे दें कि सरकार की तरफ से व्यवस्था जरूर की गई है, एनडीआरएफ को सचेत किया गया है और किसी भी रूप में नेपाल को कोई मदद चाहिए, बिहार के साथ लगातार वहां पर प्रशासनिक तौर पर केंद्र की कोई यूनिट किस रूप में लगातार संपर्क बनाए हुए है, काम कर रही है। रूडी साहब खुद बिहार जा रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, और ये भी जानकारी आ रही है कि अलग अलग जगहों पर, खास तौर से जो उत्तर बिहार का इलाका है वहां पर जो सबसे ज़्यादा क्षति हुई है, वहां पर मुख्यमंत्री चूंकि दिल्ली मौजूद थे, वहां पर उन्होंने निर्देश जारी किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे कि आप हर रूप में वहां पर मदद के लिए जो भी हो सकता है, और उसमें 2 बातों का ख्याल रखा जा रहा है। पीने का पानी, इस बात का खास तौर पे ख्याल रखा गया है डीएम स्तर पे जो बिहार में चीजें आ रही है कि वो चीजें उपलब्ध वहां पर तुरंत होनी चाहिए। नेपाल के लिए एक बड़ी त्रासदी साबित हुआ है ये पूरा का पूरा भूकंप। 449 लोगों की मौत का जिक्र खुद नेपाल की पुलिस ने किया है, और इन सब के बीच ये भी बता दें कि लगातार बिहार, यूपी, बंगाल, असम, मेघालय, उन तमाम जगहों पे जो प्रभावित इलाके हैं वहां से जानकारी आ रही है। ये हम आपको इमारत जानबूझ के दिखला रहे हैं, ये पुरानी इमारत थी जो आप देख रहे थे, ये धरहरा की इमारत थी जिसको कि यूनेस्को ने अपने हाथ में लिया हुआ था, और ये 1832 में बनी थी, और वो प्रक्रिया होते होते आज वो पूरी ढह गई, उसमें बहुत सारे लोग फंस गए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कुछ लोग उसमें फंसे हुए थे और कुछ निकालने के लिए गए तो दोबारा कंपन हुई आधे घंटे के भीतर में, उसमें से कुछ लोग लुढ़कते हुए बाहर आ गए। ये तमाम, ये देखिए वो नज़ारा दूसरा है, ये वो दृश्य है जो कि उस 9 मंजिल की जो बनाई गई थी वहाँ का जो कुतुब मीनार कहा जाता है। और इन सब के बीच बिहार से भी जो खबरें आ रही हैं उसमें 20 लोगों की मौत की जानकारी आ गई। अब तक की 20 लोग मौत हो चुके हैं, यानी बड़ी तादाद में जान माल दोनों की हानि हुई है इस भूकंप को लेकर, जो कि दोपहर 11:41 पे पहली बार जिसने दस्तक दी थी। तो बिहार में 20 लोगों के मौत की खबर है। उत्तर प्रदेश में 3 से 5 लोग की अलग अलग जगहों से जानकारी, बाराबंकी और कानपुर से भी आ रही है जानकारी कि वहाँ पर भी मौत हुई है। और ये तमाम मौतें जो हुई हैं उसकी बड़ी वजह इमारतें हैं। जिन इमारतों में लोग थे उन इमारतों के गिरने से सीढ़ियाँ, कोई सीढ़ियों पे फंसा, कोई कमरे फंसा, कोई मकान के भीतर फंसा, इस वजह से ये मौतें हुई हैं। और जिसका जिक्र हमारे विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि रघुरमन साहब कह रहे थे कि स्ट्रक्चर जो होता है वो अगर हम लोग भूकंप रोधी नहीं बनाएंगे तो मुश्किल है, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि यहाँ पर एक छत बन जाए और एक ज़मीन बन जाए, इसके लिए लोग ज़िंदगी गुजार देते हैं। भूकंप रोधी की टेक्नोलॉजी कितनी कॉस्टली है, क्या उस कॉस्टली को जोड़ा जा सकता है नियम कायदे से, या फिर वो सस्ती है? हमारे साथ चूंकि विपुल आहूजा जी भी बैठे हुए हैं। नेपाल में तकरीबन 450 लोगों के मरने की खबर है, बिहार में 20 लोगों के मरने की खबर है, और झटके जो लगातार महसूस किए गए नेपाल के भीतर में, उसने कहीं ज़्यादा घातक रोल अदा किया है, और जिसके बाद से मरने वालों की तादाद लगातार जो बढ़ी है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री की तरफ से नेपाल को भरोसा दिया गया है, हर सहयोग साथ देने का जिक्र किया गया है। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की सरकार और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी जो स्थिति भूकंप से प्रभावित हुई है उसमें प्रशासनिक तौर पर जो भी मदद है और खुद केंद्र सरकार किस रूप मदद कर सकती है, इसको लेकर लगातार संवाद बनाने की कोशिश की गई है। और उसी को लेकर मीटिंग थी और मंत्रियों को बताया गया अपने अपने विभागों के जरिए वो कहीं ना कहीं जहाँ पर जो संवाद हो सकता है उसको लेकर आप बनाएं।